देखिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की। ठीक है, राजस्थान का इतिहास अपन शुरू करते हैं। राजस्थान के इतिहास का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को शुरू करने से पहले एक बार अपन इसका जो ओवरव्यू है वो ले लेते हैं। यानी राजस्थान का जो इतिहास है वो तीन भागों में है। एक को क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल, पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा वर्तमान काल, या फिर इसको अपन ऐतिहासिक काल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको वर्तमान काल क्यों बोलते हैं इसकी भी आगे अपन देखे बात करेंगे। सबसे पहले राजस्थान का जो इतिहास है वो तीन भागों में अपने डिवाइड कर लिया। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अभी देखिए, इसमें जो बेसिक डिफरेंस है उसके ऊपर बात करें तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल वो है जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। यानी वो काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, ये क्या है आपका प्राग ऐतिहासिक काल है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, इसके लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते। वो कौन सा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। इसके लिखित साक्ष्य मौजूद, लेकिन पढ़ नहीं सकते। वो कौन सा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए, इसकी लिपि की बात करें, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो इसी आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। और इसकी जो लिपि है उसको अपन क्या बोलते हैं? सर्पिलाकार लिपि बोलते हैं। सर्पिलाकार लिपि, या फिर इसको बोलते हैं ब्रुष्टोफेदन लिपि, या फिर इसको गोमूत्री लिपि भी बोलते हैं। गोमूत्री लिपि। और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और इनको पढ़ा भी गया है, तो ये आपका ऐतिहासिक काल, इसीलिए इसको वर्तमान काल बोलते हैं। इसके क्या है? लिखित साक्ष्य मौजूद और इनको पढ़ा जा चुका या पढ़ सकते हैं, ये आपका क्या है? ऐतिहासिक काल है। तो राजस्थान के इतिहास की अपन बात करें उससे पहले इतिहास का ओवरव्यू अपन ले रहे हैं, जिसमें इतिहास को तीन भागों में अपने डिवाइड किया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, आद्य ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद है लेकिन उनको पढ़ नहीं सकते। इनकी लिपि की बात करें तो सर्पिलाकार इनकी लिपि है, ब्रुष्टोफेदन लिपि है, या फिर गोमूत्री लिपि है, जिसमें आपकी कालीबंगा है, हड़प्पा सभ्यता जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं वो इसी के अंतर्गत आती है। और तीसरी है आपका ऐतिहासिक काल, इसके लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और इनको पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है, तो ये राजस्थान का इतिहास। अब देखिए, आगे अपन बात करते हैं पाषाणकालीन सभ्यता की। पाषाणकालीन पाषाणकालीन सभ्यता। पाषाण काल, देखिए इस नाम को आपको समझना है। पाषाणकालीन सभ्यता में क्या है? पाषाणकालीन सभ्यता यानी कि पत्थर के काल की सभ्यता। पत्थर के काल की सभ्यता का मतलब क्या है? यानी पत्थर के औजारों के प्रयोग के आधार पर इस पाषाणकालीन सभ्यता को भी अपन तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। किसके आधार पर? पत्थर के औजारों के आधार पर। पत्थर के औजारों के प्रयोग के आधार पर। औजारों के प्रयोग के आधार पर क्या है? इसे पाषाणकालीन सभ्यता को भी अपन तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं।
अब वो तीन भाग कौन कौन से? एक हो जाएगी आपकी पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता, एक मध्य पाषाणकालीन सभ्यता और एक उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता या फिर पूरा पाषाणकालीन सभ्यता। तो पहली हो जाएगी आपकी पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता, जिसको अपन लिखेंगे पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता, और दूसरी हो जाएगी मध्य पाषाणकालीन सभ्यता, और तीसरा हो जाएगा आपकी उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता। तो पत्थर के औजार यानी कि पाषाणकालीन सभ्यता, जिसके पत्थर के औजारों के प्रयोग के आधार पर अपन ने इसको तीन भागों में डिवाइड किया है। पहली है पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता, दूसरी मध्य पाषाणकालीन और तीसरी है उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता। अब देखिए, पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता में व्यक्ति क्या था? आग से परिचित हो गया था, यानी इसमें मानव आग से परिचित हो चुका था, लेकिन पहिए से परिचित नहीं था। यानी कि ऐसे घुमक्कड़ जीवन, यायावर जीवन व्यतीत करता था, जिसमें व्यक्ति आग से परिचित हो चुका था। एग्जाम में पूछा जाता है कि आग से परिचित व्यक्ति कौन से काल में हुआ था, कौन सी सभ्यता में? तो ये पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता में हुआ था, लेकिन पहिए से परिचित नहीं था। दूसरी है मध्य पाषाणकालीन सभ्यता। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता में व्यक्ति कृषि और पशुपालन से परिचित हो चुका था। आग से परिचित हुआ था पूर्व पाषाणकालीन में, और कृषि और पशुपालन से परिचित हुआ था मध्य पाषाणकालीन सभ्यता में। इसमें बागोर, भीलवाड़ा और तिलवाड़ा, बाड़मेर के जो स्थल है वो मध्य पाषाणकालीन स्थल में आते हैं, जिसके आगे अपन बात करेंगे। और तीसरी है उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता। उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता में व्यक्ति पहिए से परिचित हो चुका था, और उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता को ही अपन वास्तविक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो विशेषताएं अपन ने बात की है उसको एक बार अपन लिख लेते हैं। देखिए, पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता। पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता में व्यक्ति क्या था? मानव जो था वो आग से परिचित हो चुका था, लेकिन पहिए से परिचित नहीं था। इसमें मानव आग से परिचित हो चुका था, लेकिन पहिए से परिचित नहीं था। ठीक है, ये आपकी पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता है। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता में कृषि और पशुपालन से परिचित। इसमें कृषि प्लस पशुपालन से परिचित। कृषि प्लस पशुपालन से परिचित कौन सी सभ्यता में? मध्य पाषाणकालीन सभ्यता में। और इसमें जो प्रमुख स्थल है वो आपका बागोर, कहां पर? आपका भीलवाड़ा, बागोर भीलवाड़ा। और दूसरा प्रमुख स्थल है वो आपका तिलवाड़ा। तलवाड़ा अलग है, तिलवाड़ा अलग है। तिलवाड़ा है वो कहां पर? आपका बाड़मेर में। ठीक है, तो ये दोनों स्थल है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा मध्य पाषाणकालीन स्थल है? इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां आपको बागोर भीलवाड़ा और तिलवाड़ा बाड़मेर ऑप्शन में आपको जरूर देखने को मिलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा आपका उत्तर पाषाणकालीन स्थल, ये वास्तविक सभ्यता है। ठीक है, वास्तविक सभ्यता की जो शुरुआत है उत्तर पाषाणकालीन स्थल से मानी जाती है, और इसमें व्यक्ति जो था वो पहिए से परिचित हो चुका था। देखिए, यहाँ पर आग से परिचित था, लेकिन पहिए से परिचित नहीं था। और उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता में व्यक्ति पहिए से परिचित था, पहिए से परिचित। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को अपन बोलते हैं वास्तविक सभ्यता। यानी कि वास्तविक सभ्यता की जो शुरुआत है आपकी उत्तर पाषाणकालीन स्थल और उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता से ही मानी जाती है। ठीक है, तो ये पाषाणकालीन सभ्यता में पत्थर के औजारों के आधार पर अपन ने डिवाइडेशन कर लिया है। पहले अपन ने बात की थी राजस्थान के इतिहास में, इतिहास को तीन भागों में बांटा था, जिसमें पहला था प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद में अपन ने बात की थी पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में, पत्थर के औजारों के प्रयोग के आधार पर तीन भागों में डिवाइड कर लिया। अब देखिए, अपन बात करते हैं आगे ताम्र युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और लोह युगीन सभ्यता। तांबे के औजार, जो तांबे के औजार मिले हैं उन्हीं के कालक्रम के आधार पर अपन ये बता सकते हैं कि जो कोई सा भी स्थल आगे अपन बात करेंगे वो किस आधार पर तांबे के औजार मिले हैं, उन्हीं के आधार पर अपन इसको ताम्र युगीन सभ्यता की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है कांस्य युगीन सभ्यता। तो देखिए, कांस्य युगीन सभ्यता में क्या मिले हैं? कांस्य के उपकरण मिले हैं। ठीक है, कांस्य के उपकरण, इसलिए
कांसे के उपकरणों के आधार पर, कांसे के उपकरणों के आधार पर हम बता सकते हैं कि जो सभ्यता है वो कौन सी हो जाएगी, आपकी कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगी। अब देखिए कांसा जो होता है, कांसा दो मिश्र धातुओं का से मिलकर बना होता है। तो कांसा किस किस का मिश्रित रूप होता है, तांबा और टिन का होता है। तांबा और टिन, तांबा और टिन के मिलने से क्या बनता है, कांसा बनता है। देखिए पहले क्या हुआ था कि लोग पत्थरों को रगड़ते थे और वहीं से आग का आविष्कार हुआ था और पत्थर के ही औजार प्रयोग में लेते थे, लेकिन पत्थर के औजार ज्यादा सक्सेस नहीं हुई है, इसलिए बाद में व्यक्ति ने आविष्कार, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और बाद में व्यक्ति ने धीरे धीरे आविष्कार करना शुरू किया। तो एक धातु के अंतर्गत दूसरी धातु को, देखिए इस वजह से तो सबसे पहले सोने को प्रयोग में लेना शुरू किया था मानव ने सबसे पहले, ठीक है, लेकिन सोना जो था वो काम में लेने जितना सुटेबल नहीं था, इसलिए बाद में तांबे को प्रयोग में लेना शुरू किया। और बाद में तांबा जो है वो किसी न किसी रूप में मिश्रित किया करता गया व्यक्ति, तो तांबे को जब टिन मिलाया गया तो एक धातु बनी कांसा। और कांसे के जो उपकरण थे वो मजबूत भी थे और काफी इसकी जो लाइफ टाइम थी, इसकी जो जीवन था कांसा का वो भी ज्यादा था, इसलिए बाद में कांसा का प्रयोग हुआ और कांस्य युगीन जो सभ्यता है इसका जन्म हुआ। तो कांसा जो है वो तांबा और टिन से मिलकर बना हुआ होता है, यह आपकी कांस्य युगीन सभ्यता। लोहे युगीन सभ्यता, लोहे युगीन सभ्यता में जो औजार मिले हैं वो किसके मिले हैं, लोहे के औजार मिले, लोहे के औजार। और राजस्थान में जो लोहे के औजार हैं वो कहां से मिले, आपके नोहे भरतपुर से मिले हैं, नोहे भरतपुर से लोहे युगीन जो सभ्यता है उसके औजार मिले हैं। आधुनिक जो सभ्यताओं की शुरुआत है वो इसी से मानी जाती है, ठीक है, आधुनिक सभ्यताओं की शुरुआत। आधुनिक सभ्यताओं की शुरुआत इसी से मानी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल की, ठीक है। उसके बाद में बात की है पाषाणकालीन सभ्यता, पत्थर के औजारों के प्रयोग के आधार पर, ठीक है, तीन भागों में अपन ने इसको डिवाइड कर लिया। उसके बाद में बात की अपनी ताम्रयुगीन सभ्यता जिसमें तांबे के औजार मिले हैं, कांस्य युगीन सभ्यता जिसमें कांस्य के उपकरण मिले हैं, और कांसा जो है वो किस किस से मिलकर बना होता है, तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। उसके बाद में अपन ने बात की थी लोहे युगीन सभ्यता की, तो लोहे के औजार मिले हैं और लोहे के औजार राजस्थान में नोहे भरतपुर से मिले हैं, और यहीं से आधुनिक सभ्यताओं की शुरुआत है वो लोहे युगीन सभ्यता से ही मानी जाती है। तो इतनी बात अपन कर चुके हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं राजस्थान की सभ्यताओं को शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता, देखिए आपके जो सिलेबस में चार मुख्य रूप से सभ्यताएं दे रखी हैं। एक आपकी है कालीबंगा, जो आपके सिलेबस में राजस्थान की सभ्यताएं दे रखी हैं उसमें मुख्य रूप से एक है कालीबंगा, दूसरी आपकी है आहड़, तीसरी है गणेश्वर और चौथी है बेराट। और राजस्थान की सभ्यता में ये चार ही प्रमुख सभ्यताएं हैं, हालांकि कुछ और भी सभ्यताएं हैं और भी जो स्थल मिले हैं, लेकिन ये चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। जिसमें आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है, आहड़ और गणेश्वर ये ताम्र युगीन सभ्यता है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की तो जननी कहते हैं किसको, गणेश्वर सभ्यताओं को, और ताम्रवती नगरी किस कहते हैं किसको, आहड़ सभ्यता को। और बेराट ये आपकी लोहा युगीन सभ्यता है, जिसमें कालीबंगा और ये जो आपकी बेराट है ये दोनों नगरीय सभ्यता है, यहाँ से नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं, और ये आपकी ग्रामीण सभ्यताएं हैं। तो एक एक करके अपन सभी की अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की। देखिए कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो सबसे पहले तो यही है कि ये कौन सी सभ्यता है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता। याद रखने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, कैसे कालीबंगा कैसे कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। कैसी सभ्यता है ये, नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। हालांकि यहाँ से जो मकान मिले हैं वो कच्ची ईंटों से निर्मित है, लेकिन सभ्यता कौन सी है, नगरीय सभ्यता है। फर्श जो है वो पक्की ईंटों से बनी हुई है, मकान है वो कच्ची ईंटों के हैं। यहाँ से जो नालियां हैं वो अपन को लकड़ी से, काष्ठ से बनी हुई है, इसलिए इसको दीनहीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कालीबंगा सभ्यता है, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। देखिए कालीबंगा जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका काले रंग की चूड़ियां,
कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, ये आपका कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? तो ये शायद मेरे हिसाब से किसी को बताने की आवश्यकता है नहीं। कौन, कहाँ पर? ये हनुमानगढ़ में है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है? तो ये आपकी घग्गर नदी के किनारे है। अगर घग्गर नदी आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो ये आपकी सरस्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी को ही घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। और अगर सरस्वती नदी भी आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो ये आपकी दृश्यवती नदी के किनारे है। हालांकि इतना आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो घग्गर नदी या फिर सरस्वती नदी आपको ऑप्शन में वहां पर जरूर देखने को मिलेगा। तो इसी के नदी के पेटे के ऊपर ये कालीबंगा जो सभ्यता है वो विकसित हुई है। तो हनुमानगढ़ जिले में है। कांस्य युगीन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, 2009 में नोट लगाकर आपको लिखना है, 2009 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। कब किया है? 2009 में। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2009 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में इसको शामिल किया है। देखिए, सबसे पहले जानकारी जो कालीबंगा सभ्यता है उसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी है? तो आपको लिखना है सर्वप्रथम जानकारी लुइस पास्टर टेसिटोरी, तो इसको अपन बोलते हैं एलपी टेसिटोरी। और इस जानकारी की पुष्टि किसने की है? भाई कालीबंगा सभ्यता है, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी है? एलपी टेसिटोरी ने। लेकिन यह जानकारी बिल्कुल सही है या फिर नहीं है, इसकी पुष्टि किसने की है? तो पुष्टि की है ओरेन स्टीन ने। ओरेन स्टीन, इसने ये जो जानकारी दी थी एलपी टेसिटोरी ने, इसकी पुष्टि की है। अब इसके वास्तविक खोजकर्ता कौन है? पेन चेंज कर लेता हूं, देखिए मैं। वास्तविक खोजकर्ता, तो ये तो शायद मेरे हिसाब से आप सभी को पता है। वास्तविक खोजकर्ता कौन है इसके? अमलानंद घोष है। अमलानंद घोष, ये क्या है? इसके वास्तविक खोजकर्ता है। लेकिन उत्खनन का कार्य किसने किया है? उत्खनन का कार्य, कालीबंगा के उत्खनन का कार्य किसने किया है? कई लोगों ने किया है, लेकिन उत्खनन का कार्य जो है वो 1961 से लेकर के 1969 के बीच में उत्खनन का कार्य किया गया है, जिसमें बीवी लाल का नाम आता है। ठीक है, और बीके थापर का नाम आता है, बालकृष्ण थापर। मुख्य रूप से ये देखने को मिलता है वास्तविक खोजकर्ता है अमलानंद घोष, उत्खनन कार्य बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। हालांकि और भी कई नाम इसमें आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें एक नाम एसपी मिलता है, एमडी हर्रे, एसपी जैन, जगपति जोशी, तो ये कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित है। 1961 से 69 के बीच में इसका उत्खनन हुआ है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो बीवी लाल, बीके थापर, एसपी जैन, एमडी खरे, जगपति जोशी और एक के एम श्रीवास्तव। यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए के एम श्रीवास्तव, ये भी कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए अपन आगे बात करते हैं इसके काल की। कालीबंगा का काल यानी कब से कब तक ये सभ्यता थी, तो इसको लेकर भी दो मत है, पहला और दूसरा। ठीक है, 2400 ईसा पूर्व से लेकर 2250 ईसा पूर्व के बीच में कालीबंगा का उत्खनन माना जाता है। दूसरा जो उत्खनन है वो 2200 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। ठीक है, आपको एग्जाम में दुविधा नहीं करनी है, क्योंकि जो बालकृष्ण थापर है, बीके थापर ने कार्बन परमाणु सौदा, कार्बन डेटिंग के आधार पर जो कालीबंगा है, कालीबंगा सभ्यता का
का कालक्रम कितना बताया है, इन दोनों के बीच का बताया है, 2400 और 2200 के बीच में कितना बताया है, 2300 ईसा पूर्व। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी जो बुक्स हैं उसमें आपको कालीगंगा का जो कालक्रम है वो 2300 ईसा पूर्व ही मिलेगा, और यही आपको एग्जाम में ऑप्शन में मिलेगा 2300 ईसा पूर्व। अपन दोनों ऊपरी या नीचे की बात नहीं करते हैं, राउंड फिगर की बात करते हैं, 2300 ईसा पूर्व है। वो यही जो बालकृष्ण थापरे हैं उन्होंने रेडियो कार्बन पद्धति, कार्बन 14 परमाणु की संख्या के आधार पर इसका जो कालक्रम है वो 2300 ईसा पूर्व ही बताया है। वैसे अगर दोनों सन की बात करें तो 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व है, या फिर 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। लेकिन आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एग्जाम में 2300 ईसा पूर्व जरूर मिलेगा, और यही आपको वहां पर सही करना है, क्योंकि कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर ये माना गया है। अब देखिए दशरथ शर्मा ने दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता के बारे में क्या कहा है, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। क्या कहा है, सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद में तीसरी राजधानी कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता की कालीबंगा है। ठीक है, दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी के साथ किसे कहा है, कालीबंगा को कहा है। ये तो पता है ना आपको, अपन क्या पढ़ रहे हैं, कालीबंगा सभ्यता पढ़ रहे हैं, इसलिए किसको कहा है, कालीबंगा को कहा है। ठीक है, इतनी बात अपन ने कर ली। अब देखिए दशरथ शर्मा ने तो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको बताया है, कालीबंगा को लगाया बताया है। लेकिन के यू आर कैनेडी ने ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसके विनाश का कारण किसको बताया है, संक्रामक रोगों को माना है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। के यू आर कैनेडी ने कालीबंगा सभ्यता के विनाश का कारण, कालीबंगा सभ्यता के विनाश का कारण किसे माना है, संक्रामक रोगों को माना है। क्योंकि कुछ अवशेष ऐसे मिले हैं जिनके आधार पर के.यू.आर. कैनेडी ने यह अनुमान लगाया है कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसका विनाश कैसे हुआ है, संक्रामक रोगों से हुआ है। अब आप सभी को पता है, अरे पहले वाला टाइम में तो इलाज तो होता नहीं, आजकल तो मशीना बहुत चाल गई ना, मशीना चाल के भी कारण आदमी की लाइफ टाइम उम्र भी बढ़ गई। लेकिन पहले क्या होता है, कोई रोग हो जाता है, प्लेग महामारी जाए की कोई बीमारी फैल जाती है तो डॉक्टर वगैरह तो पहले होता को नहीं, और क्या होता आदमी की उम्र कम होती है। ठीक है, तो संक्रामक रोगों से के.यू.आर. कैनेडी ने माना है कि कालीबंगा सभ्यता का जो विनाश है वो किसका हुआ है, संक्रामक रोगों से हुआ है। ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में एक खोजा गया स्थल है। ठीक है, 1953 के अंतर्गत 1961 में कालीबंगा जो सभ्यता है इसके ऊपर 90 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ है। ये बात इंपॉर्टेंट है। 1961 में कालीबंगा पर इतने 90 पैसे का, ये इंपॉर्टेंट है, 90 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। वैसे हर एक लाइन क्वेश्चन के रूप में मैंने लिखाया है और इसी तरीके से बिल्कुल एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए कालीबंगा जो सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता है, लेकिन कालीबंगा सभ्यता के जो मकान है वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे। हालांकि इनका जो फर्श है नीचे वो अलंकृत भी है और पक्की ईंटों से भी बना हुआ है, और जो नालियां हैं वो काष्ठ निर्मित नहीं, लकड़ी की बनी हुई नालियां हैं। लेकिन लकड़ी की बनी हुई नालियां हैं और जो मकान है वो कच्ची ईंटों से बने हुए हैं, इसीलिए कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा जाता है, दीनहीन सभ्यता कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कालीबंगा सभ्यता का नाम क्या है, दीनहीन सभ्यता। दीनहीन सभ्यता। ठीक है, दीनहीन सभ्यता किसे कहा जाता है, कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की जो खुदाई है वो 2 टीलों पर की गई है। ठीक है, ये जो 2 टीलों पर इसकी खुदाई की गई है, इसकी ऊंचाई 12 मीटर है और इसकी जो लंबाई है वो 500 मीटर के लगभग इसकी लंबाई है। ऊंचाई जो है वो 12 मीटर है
और इसकी जो लंबाई है ये आपकी 500 मीटर। हालांकि इतना डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। सर्वप्रथम इसकी जो खुदाई है वो 2 टीलों पर की गई है, जिसमें इसकी टीलों की जो ऊंचाई है वो आपकी 12 मीटर है और इसकी जो लंबाई है वो आपकी 500 मीटर है। इसका उत्खनन पूछा जा सकता है क्योंकि 5 स्तरों में कालीबंगा का उत्खनन हुआ है। 5 स्तरों में कालीबंगा का उत्खनन हुआ है। पांच स्तरों में कालीबंगा का उत्खनन हुआ, इसका मतलब क्या है? यानी एक बार उत्खनन किया, उसके बाद में छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, उसके बाद में कोई नया जो अधिकारी है वो अपॉइंटमेंट किया गया और उसके बाद उसने उत्खनन चालू किया, उसके बाद फिर से छोड़ दिया, उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर से चालू किया। कहने का मतलब कि 5 स्तरों में कालीबंगा का उत्खनन हुआ है और इन 5 स्तरों में पहला स्तर और जो दूसरा स्तर है, पहला स्तर और दूसरा स्तर, इन दोनों स्तरों में, दोनों स्तरों के अंतर्गत ही हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने अवशेष मिले हैं। प्रथम और द्वितीय स्तर में हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने अवशेष मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने अवशेष मिले हैं और इन्हीं अवशेषों के आधार पर, इन्हीं अवशेषों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने अवशेष मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता और उससे भी पहले की, यानी कि इसको पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी माना जाता है। पूर्व हड़प्पा कालीन पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता माना जाता है क्योंकि जो अवशेष मिले हैं वो हड़प्पा से भी पहले के अवशेष मिले हैं इन 2 स्तरों में। और जो तीसरा स्थल है और चौथा स्थल है और 5वां स्तर, ये हड़प्पा के समकालीन है। ये क्या है? हड़प्पा के समकालीन, यानी यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता है उसके समकालीन है, इसलिए ये तीसरा, चौथा और 5वां स्तर ये हड़प्पा के समकालीन है। जबकि यहाँ पर पहले और दूसरे स्तर में सभ्यता जो अवशेष मिले हैं वो हड़प्पा से भी पहले के मिले, इसलिए इसको पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता की श्रेणी में अपन रखते हैं। तो ये जो आपकी कालीबंगा सभ्यता है उसके बारे में इतनी बात अपन कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं अपन इसके अवशेषों के बारे में। तो हम हेडिंग लगाएंगे अवशेष, कौन कौन से अवशेष हैं जो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। तो सबसे पहले, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, विश्व में सबसे प्राचीनतम जुटे हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। विश्व में सबसे प्राचीनतम, विश्व में सबसे प्राचीनतम जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले। विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य और एक साल दो फसलों के साक्ष्य मिले हैं। एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले हैं। और ये 2 फसल कौन कौन सी हैं? एक आपकी गेहूं और दूसरी यव यानी कि जौ। एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य भी कहां से मिले? आपके कालीबंगा से मिले हैं। यहां से भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। इसका प्रमाण क्या है? मकानों में दरारें हैं। भूकंप के साक्ष्य किससे प्रदर्शित है? मकानों में दरारें हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा वो स्थल है जहां से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं? तो ये आपके कालीबंगा है, यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, मकानों में दरारें हैं और ये दर्शाता है कि ये पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल है। ठीक है, यहां से सिलबट्टा के अवशेष मिले हैं। सिलबट्टा, मापतोल का बाट मिला है, मापतोल का बाट मिला है। ठीक है, एक पूजा की थाली मिली है यहां से, पूजा की थाली, तांबे के पशु मिले हैं और भी कई अवशेष मिले हैं। उनमें मुख्य रूप से आपकी अग्निवेदिकाएं, 7 अग्निवेदिकाएं मिली है यहां से। ठीक है, अग्निवेदिकाएं ये भी कहां से मिली है? आपकी कालीबंगा से अवशेषों में प्राप्त है। इसके अलावा तंदूर का चूल्हा मिला है, तंदूर चूल्हा, और शमशान स्थल मिला है।
शमशान स्थल मिला है। इसके अलावा ऊंट की अस्थियां मिली हैं, ऊंट की अस्थियां मिली हैं। ठीक है, ये कुछ प्रमुख अवशेष हैं जो कि कालीबंगा से मिले हैं। देखिए ध्यान रखना, तंदूर का चूल्हा मिला है। ठीक है, यानी कि उस समय के लोग भी तंदूर की रोटी खाते थे, आप आइडिया लगा सकते हैं। और ये जो तंदूर का चूल्हा है, ये किस से संबंध दर्शाता है? ईरान से संबंध दर्शाता है, ईरान से संबंध दर्शाता है। यानी सेम इसी तरीके का तंदूर का जो चूल्हा है वो आपका ईरान से मिला है। यानी ईरान के साथ में यहाँ के जो व्यक्ति थे उनका हो सकता है कि व्यापार होता होगा, इसीलिए तो तंदूर का जो चूल्हा है वो आपसे ईरान के संबंध को दर्शाता है। मेसोपोटामिया जो इराक है वहां से बेलनाकार जो मोहर मिली है वो भी यहाँ से मिली है। लिख देता हूँ यहीं पर, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया यानी इराक की बेलनाकार मोहर। बेलनाकार मोहर ये कहां से मिली है आपकी? यहीं कालीबंगा से मिली है। तो विश्व में सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेत के साथ से मिले हैं। एक साथ दो फसल उगाने के साथ से मिले हैं, जिसमें गेहूं और जो प्रमुख है। मकानों में दरारें हैं, यानी भूकंप के साथ से मिले हैं। और ये पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष होने की जानकारी देता है। सिलबट्टा मिला है, मातोल का बाट मिला है, पूजा की थाली मिली है, आभूषण मिले हैं, तांबे का पशु मिला है, तंदूर का चूल्हा मिला है, ऊंट की अस्थियां मिली हैं और मेसोपोटामिया इराक की बेलनाकार मोहर मिली है। तो ये कालीबंगा सभ्यता के कुछ प्रमुख अवशेष है। ठीक है, देखिए एक मोहर ऐसी भी मिली है, एक मोहर ऐसी मिली है। ठीक है, जिसमें एक तरफ तो क्या है आपकी देवी या माता की मूर्ति है। ठीक है, देवी या माता का अंकन है, मूर्ति नहीं बोलेंगे अपन, का चित्र है बोलेंगे, देवी या माता का चित्र है। और दूसरी तरफ दो व्यक्ति हैं, उनको झगड़ते हुए दर्शाया गया है। यानी कि दो व्यक्ति हैं, हाथ में तलवार ली हुई है और एक दूसरे को मार रहे हैं, और बीच में एक महिला जो इस तरीके से खड़ी है उन दोनों को रोक रही है। अब हो सकता है कि या तो वो दोनों उसी महिला के लिए लड़ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो महिला उन दोनों को डांटे, यार रुक जाओ एक बार, थोड़ी बार आराम कर लो, बाद में लड़ दे। ठीक है, कोई बात है तो मिलजुल आपस समझा, कहाँ हो सका उन दोनों को ये समझाने का प्रयास कर रही है। एक मोहर, एक मोहर जिस पर दो पुरुषों को भाला लिए हुए दर्शाया गया है, जिनके मध्य में एक महिला खड़ी है। एक महिला खड़ी है, ये इसके अवशेषों में है, ये बात है ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको मिटा देता हूँ, देखिए मैं, और इसको अपन थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एक मुहर है जिसके ऊपर दो पुरुषों को भाला लिए हुए दर्शाया गया है, जिसके मध्य में एक महिला खड़ी है, हो सकता है उनको रोकने का वो प्रयास कर रही है। और व्याघ्र, व्याघ्र का अंकन है मुहर पर, व्याघ्र का अंकन है इस पर, मोहर पर। तो व्याघ्र युक्त मोहर कहां से मिली है? तो ये भी आपकी कालीबंगा से मिला है। इसके अलावा सूती कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा मिला है, वो भी आपका कालीबंगा से मिला है। सूती कपड़े में, सूती कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा, ये भी आपका कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। खास तौर से ये जो मैंने लिखा है, एक मुहर जिसके ऊपर दो पुरुषों को भाला लिए हुए दर्शाया गया है, जिसके मध्य में एक महिला खड़ी है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। व्याघ्र का अंकन युक्त मुहर कहां से मिली है? तो कालीबंगा से मिली है। इसके अलावा सूती वस्त्र में लिपटा हुआ जो उस्तरा है वो आपका कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। ठीक है, अब देखिए कालीबंगा जो सभ्यता है वो कैसी आपकी नगरीय सभ्यता है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता कैसी है आपकी? नगरीय सभ्यता है। अपन लिख चुके हैं पहले भी ये बात, एक बार फिर से लिख लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता है वो कैसी सभ्यता आपकी? नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं, क्योंकि अवशेष अपन लिख रहे हैं तो अवशेषों में ये चीज लिख ली कि नगरीय सभ्यता है, क्योंकि नगरीय सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं। हालांकि कच्ची ईंटों से बने हुए मकान मिले हैं,
जो मकान मिले हैं वो कच्ची ईंटों से बने हुए हैं, कच्ची ईंटों से बने मकान, कच्ची ईंटों से बने मकान मिले। लेकिन ध्यान में रखना, इनका जो फर्श है वो क्या है, आपका अलंकृत फर्श है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसका जो फर्श है वो कैसा है, अलंकृत है, और फर्श में पक्की ईंटें प्रयोग में ली गई हैं। ये जो कच्ची ईंटें हैं, इनका आकार की बात करें तो 30 बाई 15 बाई 7.5 सेंटीमीटर, याद रह जाएगा आराम से। वैसे 30 का आधा कितना, 15 का आधा कितना, 7.5 सेंटीमीटर की ये ईंटें मिली हैं। ये याद रहे तो भी ठीक है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है, लेकिन ये याद रखने में आसान है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5, तो सेंटीमीटर की ये ईंटें हैं। इनका प्रयोग हुआ है मकान बनाने में, और जो फर्श है वो आपका कैसा है, अलंकृत है। और यहाँ की जो नालियां हैं वो काष्ठ निर्मित है, काष्ठ निर्मित है। काष्ठ निर्मित का मतलब क्या है, लकड़ी की बनी हुई नालियों का प्रयोग हुआ है। तो लकड़ी की बनी हुई नालियां हैं, कच्ची ईंटों के मकान है, इसलिए इसी को अपन किस नाम से जानते हैं, दीनहीन सभ्यता के नाम से इसको अपन जाना जाता है। ठीक है, नालियां हैं वो काष्ठ निर्मित है। अब देखिए एक चीज और, सड़क जो है वो पक्की है, मकान है वो कच्ची ईंटों के, लेकिन जो सड़क है वो पक्की है, और सड़क की जो चौड़ाई है वो 7.5 मीटर है। सड़क है वो पक्की है। अवशेष अपन लिख रहे हैं तो अगला अवशेष पक्की सड़क के अवशेष मिले हैं। ठीक है, चौड़ाई जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, 7.5 मीटर इसकी पक्की सड़क के अवशेष मिले हैं। और ये जो सड़क है ये समकोण पर काट रही है, समकोण पर काटती हुई सड़कें। जिस तरीके से वर्तमान में जयपुर की जो बसावट है वो इस तरीके से है, समकोण पर इस तरीके से काटती हुई, उसी तरीके से आप सोच सकते हैं कितनी ईसा पूर्व पहले जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती हुई उस समय में बनाई गई थी। और ये जो पद्धति है समकोण पर काटने वाली, इस तरीके से जो मैंने आपको बताया था, ये जो पद्धति है इसको ग्रिड पद्धति बोलते हैं, ग्रिड पद्धति। ठीक है, इसी को मेष पद्धति बोलते हैं, ग्रिड पद्धति या मेष पद्धति इसको बोलते हैं। इसी पद्धति को बोलते हैं समकोण पर काटती हुई जो सड़कें बनाई गई थी, इसी को जाल पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ उपनाम हैं। समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं, इसकी चौड़ाई जो है वो 7.5 मीटर है। इसको ग्रिड पद्धति बोलते हैं, मेष पद्धति बोलते हैं, इसी को जाल पद्धति बोलते हैं, इसी को ऑक्सफोर्ड बोलते हैं, इसको चेम्सफोर्ड बोलते थे। ठीक है, तो ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ऑक्सफोर्ड या चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड पद्धति, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये सड़कों के अवशेष हैं वो इसमें मिले हैं। अब बात करते हैं मकानों की जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई थी, लकड़ी की छत है या फिर बल्लियों से बनी हुई, तो लकड़ी की बढ़िया बनी हुई है। ठीक है, बढ़िया संगा देखा है ना, मकान बनाओ बढ़िया काम में लकड़ी का, लकड़ी का बढ़िया ही बांस छत है ना वह बनी रही है, इस आपसों कर लिए बाद में ऊपर पाल दिया है। ठीक है, तो लकड़ियां बनी से बनी हुई आपकी ये छत है। और मकानों के पीछे की तरफ है वो दरवाजा है, मकानों के पीछे की तरफ दरवाजा। लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जिसका दरवाजा है वो मकानों के सामने की तरफ है। बाकी जितने भी स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से, उन सभी का जो दरवाजा है वो मकानों के पीछे की तरफ खुलता है। और ये जो कालीबंगा है इसका परकोटा बनाया हुआ था। आप सोच सकते हैं कि उस समय भी नगर का परकोटा बनाया हुआ था, 280 बाई 150 मीटर का। ठीक है, परकोटा कितना था, 280 बाई 150 मीटर का परकोटा बनाया हुआ था। तो ये कालीबंगा सभ्यता के कुछ प्रमुख अवशेष हैं। ठीक है, एक सौंदर्य प्रसाधन प्रेम सभ्यता थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं, पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कौन सी आपकी कालीबंगा सभ्यता है, यानी कि सजावट को समान प्राक वाक्यान आदत थी। ठीक है, अब देखिए एक अपन ने यहां पर लिखा है, कहां पर चला गया ये, विश्व में सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, यहां से हल्की जो बोलते हैं ना रेखाएं, हल्की रेखाएं
यहां पर आप लिख सकते हो हल्की रेखाएं मिली हैं। ठीक है, हल्की रेखाएं मिली हैं लेकिन हल्के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हल्की रेखाएं मिली हैं लेकिन हल्के साक्ष्य नहीं है, हल्के साक्ष्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मार देता हूँ ताकि आपको याद रहे। हल्की रेखाएं मिली हैं जिनको वैदिक सभ्यता में अपन क्या बोलते हैं, सीता के नाम से अपन जिसको पुकारते हैं, वो मिली है हल्की रेखाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि हल्की रेखाएं भला कैसे मिल सकती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हल्की रेखाएं भी इतने सालों तक कैसे पॉसिबल है। तो देखो क्या था कि एक था दुर्ग टीला, ठीक है, और एक था आपका नगर। इसके बीच में हो सकता है कि जो दीवारें हैं वो जैसे मान लो कि यहाँ पर ऐसे कोई खेत कि धारियां, पहले होता क्या था, जैसे आज के समय में तो दवाइयां हैं लेकिन पहले के समय में दवाइयां नहीं होती थी, तो जो एक रोग था वो एक खेत से दूसरे खेत में ना चला जाए, इसलिए हल्की रेखाएं इस तरीके से वहां पर डाल दी जाती थी। तो ये जो जिस दो भवन मकान है, एक मकान इस तरीके से आ गया, एक मकान इस तरीके से आ गया, ये जो रेखा है वो पैक हो गई। ठीक है, हो सकता है इधर से भी कोई मकान आ गया हो, इधर से भी कोई मकान आ गया हो, और बाठारबाद में जगह पैक होगी। ठीक है, अब वर्तमान में खुदाई करा जगह सामने आई है, और कोई भी ऐसी चीज, हल्की रेखा तो बहुत बड़ी चीज है। एक छोटा सा गुरुबाने की टांगड़ी हो ना, आपने गुरुबाने की टांगड़ी, कीड़ी की टांगड़ी, ठीक है, वह भी सदियों तक इं की इं मंडड़ी रह सके अगर हवा को प्रवेश न वे, शर्त होनी चाहिए हवा को प्रवेश न वे, जना आराम से जगह रह सके, तो हल्की रेखा बाप जी आराम रह सके। ठीक है, इतना था लोड देने की आवश्यकता को नहीं। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता है, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, हल्की रेखाएं मिली हैं लेकिन हल्के साक्ष्य नहीं मिली हैं। प्रकोटा है 280 बाई 150 मीटर का प्रकोटा यहाँ से मिला है। अब बात करते हैं इसके धार्मिक जीवन की। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता के जो लोग हैं उनका धार्मिक जीवन कैसा था। कालीबंगा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन किस प्रकार का था। तो देखो अपन ने बात की है थोड़ी देर पहले, अपने लिखा है कि अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं अवशेष में। ठीक है, तो वो किस पर प्राप्त हुई है, आयताकार चबूतरे के ऊपर प्राप्त हुई है। ठीक है, यानी कि आयताकार चबूतरे पर, आयताकार चबूतरे पर कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। अब उसका बस 7 अग्निवेदिका ही बा कोई धर्म ने मानता ला, इसलिए धर्म ने मानवा कोई हवन यज्ञ वगैरह करता ला उसका है। तो 7 अग्निवेदिकाएं आयताकार चबूतरे पर प्राप्त हुई है। ठीक है, एक सिक्का मिला है, एक सिक्का मिला है, इस तरीके से एक सिक्का है जिसके ऊपर एक तरफ तो क्या है, कोई देवी है, या अपन बोल सकते हैं कि कोई महिला है, उसका चित्र बना हुआ है, कोई देवी या महिला का चित्र बना हुआ है, और दूसरी तरफ क्या है, व्याघ्र यानी कि चित्ता का चित्र बना हुआ है। एक सिक्का मिला है जिसके ऊपर एक तरफ देवी या कोई महिला का चित्र बना हुआ है, दूसरी तरफ व्याघ्र या चित्ता का चित्र बना हुआ है, यानी देवी या महिला का चित्र है। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो परिवार है वो कैसा है, मातृसत्तात्मक परिवार है। जो परिवार था वो कैसा था आपका, मातृसत्तात्मक परिवार था। ठीक है, जो अवशेष मिले हैं उसके आधार पर अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको, किसी भी देवी देवता की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, नोट लगा के लिख रहा हूं, कालीबंगा सभ्यता से किसी भी प्रकार की या किसी भी देवी देवता की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और आप कंफ्यूज रहते हैं, क्यों? क्योंकि अपन ने लिखा है देवी या महिला का चित्र बना हुआ है, मूर्ति नहीं बनी हुई है। इसको देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूं, मूर्ति नहीं बनी है ना, इसको ध्यान रखना है, मूर्ति नहीं बनी हुई है। अपने नोट्स में आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ के जो व्यक्ति थे उनका सबसे प्रिय जानवर क्या था, कुत्ता था। कुत्ता इनका प्रिय जानवर था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे इनका जो प्रिय जानवर था वो कौन सा था, आपका कुत्ता था। हालांकि और भी कई जानवर पाए जाते थे जिनमें आपका ऊंट है, बकरी है, भेड़ है, इनसे भी ये परिचित थे, लेकिन इनका प्रिय जानवर क्या था, आपका कुत्ता था। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, यहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं।
शल्य चिकित्सा के प्रमाण किससे मिले हैं? या कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। अब आप कहोगे शल्य चिकित्सा का मतलब यानी खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, एक खोपड़ी है, ठीक है, उसमें इस तरीके से छेद किए हुए हैं। अरे आज के टाइम में तो पॉसिबल है, लेकिन उस टाइम में चीरफाड़, और वो भी किसकी? खोपड़ी की, ठीक है। तो एक खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं कहां से? कालीबंगा से। तो अपन कह सकते हैं कि वहां के उस समय के जो लोग थे वो इसे चिकित्सा शास्त्र से भी वो संबंध रखते थे, ठीक है। और ये जो खोपड़ी है इसमें हाइड्रोस्प्लीज रोग होने की भाग से मिले हैं, यानी ये जो खोपड़ी है इसमें हाइड्रोस्प्लीज रोग की जानकारी मिली है, ठीक है। यहां पर अपन लिख सकते हैं हाइड्रोस्प्लीज हाइड्रोस्प्लीज रोग की जानकारी कहां से मिली है? ये आपकी इन्हीं शल्य चिकित्सा के अंतर्गत मिली है, कालीबंगा से मिली है। अब देखिए अभी अपन ने बात की है आयताकार मोहरें मिली है, अग्निवेदिकाएं, 7 अग्निवेदिकाएं मिली है, देवी या महिला का चित्र मिला है, मात्र सतात्मक परिवार। इसके आधार पर मात्र सतात्मक परिवार अपन डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मात्र देवी की मूर्ति नहीं मिली है। ये बात आपको ध्यान रखना है, नोट लगा के यहीं पर लिख देता हूं, मात्र देवी की मूर्ति नहीं मिली है। मात्र देवी की मूर्ति नहीं मिली है। तो फिर क्या मिला है? तो फिर मिला क्या है? मोहरों पर अंकन मिला है, ठीक है, मोहरों पर अंकन मिला है, लेकिन मात्र देवी की मूर्ति नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने लिखा है किसी भी देवी देवता की मूर्ति कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है, केवल और केवल मोहरों पर अंकन मिला है, ठीक है। शल्य चिकित्सा की जानकारी, हाइड्रोस्प्लीज रोग होने की जानकारी यहां से मिलती है, ठीक है। इतनी बात अपन ने कर ली। अब बात करते हैं, क्योंकि अपन ने अवशेष में लिखा था शमशान स्थल, ठीक है, तो शमशान स्थल के अंतर्गत शव को दफनाने के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है, ठीक है। 3 जानकारियां प्राप्त होती हैं शमशान स्थल में। शमशान स्थल में शव को दफनाने यानी कि गाड़वा का तरीका दफनाने की 3 जानकारियां, यानी कि शव को दफनाते थे वो 3 तरीके से वो दफनाते थे। 3 जानकारियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। 3 प्रकार से वो दफनाते थे। पहली जो प्रणाली थी उसको अपन आयताकार या फिर अपन उसको अंडाकार प्रणाली बोलते हैं। पहली जो प्रणाली थी वो आयताकार या अंडाकार प्रणाली। आयताकार या अंडाकार प्रणाली, यानी ये इस तरीके से शव को दफनाया जाता था, ठीक है। वरना अंडो वन अंडो ये इस हिसाब से शव को दफनाया जाता था, ठीक है। यहां पर क्या होता था, जैसे जो व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, ठीक है, इसका जो सर है ये सिर उत्तर की तरफ रखा जाता था और इसके जो पैर है वो दक्षिण की तरफ रखे जाते थे, ठीक है। ये शव को दफनाने की प्रक्रिया, ठीक है। दूसरी जो प्रोसेस है, यानी शव को दफनाने की जो जानकारी मिली है उसमें पहली आयताकार या अंडाकार और दूसरी आपकी है वर्ताकार प्रणाली। इसमें क्या होता था, शव जो होता था वो मरने के बाद उसको बोरे में बंद कर दिया जाता था। वर्ताकार प्रणाली में क्या होता था, शव को इस तरीके से बोरे में बंद करके और दफना दिया जाता था, यानी कि शव को बोरे में बंद करके शव को बोरे में बंद करके इसको दफना दिया जाता था। तो ये शव को दफनाने की जानकारियां मिली है कालीबंगा से, जिसमें पहली आपकी है शमशान स्थल में शव को दफनाने के लिए पहली आयताकार या अंडाकार प्रणाली है, दूसरी वर्ताकार प्रणाली है जिसमें शव को बोरे में बंद करके दफना दिया जाता था, तीसरी आपकी है आयताकार अंडाकार वर्ताकार, यानी कि पहली आयताकार अंडाकार है, दूसरी वर्ताकार है, तो तीसरी आपकी क्या हो जाएगी, आयताकार आयताकार अंडाकार और वर्ताकार। मर्दबांड निक्षेप प्रणाली। देखो मर्दबांड निक्षेप प्रणाली लिखे के
पीछे कारण क्या है वो आपको बता देता हूं। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, इस तरीके से दफनाया है, ये इधर सिर है इसका, इधर क्या है, इसके पैर है। इस व्यक्ति के साथ में खाद्य सामग्री रखी जाती थी, खाद्य सामग्री रखी जाती थी। अब खाद्य सामग्री किसी न किसी मर्दभांड में, किसी न किसी बर्तन में रखी जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मर्दभांड निक्षेप प्रणाली इसको अपन बोलते हैं। खाद्य सामग्री रखी जाती थी, यानी अरे अगला जन्म में खटेर खटे तो जन्म ले ही ने, जब आप भूखो ने जन्म में, इसलिए पहले क्या करते था, बिना रोटी खा लेता, ठीक है। आज के टाइम में तो अब तो खर्च गवर्नमेंट बंद कर दिया, लेकिन खर्च करें ना लोग, भाई अगला जन्म कमाए, कोई भी जोड़ कमाए, पड़ा जना किया हुआ भूखो ने जन्म में, दाफेड़ जन्म में, इसलिए खाद्य सामग्री इसके साथ में रखी जाती थी। फिर कुंडल, कुंडल या आभूषण, सोचो मर रहे हैं लेकिन मरतो मरतो बिन आभूषण करा रहे, ठीक है। श्रृंगार सामग्री, श्रृंगार सामग्री ये इसके साथ में रखी जाती थी, ठीक है। और ये अभी बात की थी खाद्य सामग्री किसी न किसी बर्तन में रखी जाती थी, तो ये आपकी तांबे के बर्तन, ठीक है, तांबे के बर्तन, ये अवशेष किससे मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है, कालीबंगा से मिले हैं ये अवशेष। 3 तरीके से इसको दफनाया जाता था। अब देखिए एक बार जल्दी से अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं, पूरा अपन रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको ये आसानी रहे, ठीक है। फटाफट देखना इसको। राजस्थान के इतिहास को अपन शुरू करें, जिसमें पहली अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास को 3 भागों में बांटा है, या इतिहास को अपन ने 3 भागों में बांटा है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब लिखित साक्ष्य जिसके मौजूद नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य तो मौजूद है लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपकी आद्य ऐतिहासिक काल की ही सभ्यता है। लिपि सर्पिलकार पुष्टोपतन गोमूत्री लिपि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मौजूद लेकिन इसको पढ़ नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद में बात की थी अपन ने पाषाणकालीन सभ्यता की, पत्थर के औजारों के प्रयोग के आधार पर। तो ये अपन ने पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता और उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता की बात की थी। फिर कालीबंगा सभ्यता जो सभ्यता है वो अपने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें कैसे युगीन सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता है। शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां। नदी जो है वो घग्गर नदी के तट पर है, सरस्वती नदी के किनारे है। 2009 में यूनेस्को ने इसको विश्व राष्ट्र स्थल की सूची में शामिल किया है। कालीबंगा के बारे में सबसे पहले जानकारी एलपी टेस्टिटोरियन दी है, इसकी पुष्टि ओरियन ने की है। वास्तविक खोजकर्ता अमलानंद घोष हैं। उत्खनन का कार्य 1961 से 69 के बीच में हुआ है। ये आप थोड़ा सा नजर मान लेना। KM श्रीवास्तव, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिया KM श्रीवास्तव भी है। 61 से 69 बीवी लाल, बीके थापर, ब्रजवासी लाल है, बालकृष्ण थापर है। लेकिन आपको एग्जाम में ये शॉर्ट फॉर्म में आपको पूछा जाता है। SP जैन है, MD खरे है, जगपति जोशी है, ठीक है। KM श्रीवास्तव आपको ध्यान में रखना है। काल इसका तो ये आपको ये ध्यान रखना है 2300 ईसा पूर्व वाला, बाकी आप ध्यान में नहीं भी रखो, ठीक है, क्योंकि बालकृष्ण थापर ने कार्बन 14 परमाणु की संख्या के आधार पर ये निकाला है। दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है कालीबंगा को। KUR कैनेडी ने इसका जो विनाश का कारण है वो संक्रामक रोगों को माना है। और 1961 में कालीबंगा के ऊपर 90 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। उसके बाद में दीनहीन की सभ्यता है ये। सर्वप्रथम खुदाई 2 टीलों पर की गई, इसको आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। 5 स्तरों में कालीबंगा का उत्खनन हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। 5 स्तरों में कालीबंगा का उत्खनन हुआ है, पूछा जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने अवशेष मिले हैं पहले 2 स्तरों में, इसलिए इसको पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता बोलते हैं। और बाकी के 3 स्तरों में आपके हड़प्पा के समकालीन मिले हैं। अवशेषों की बात करें तो विश्व में सबसे प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। एक साथ 2 फसलों को उगाने के साक्ष्य मिले हैं। हल्की रेखाएं मिली हैं, हल्की रेखाएं मिली हैं, लेकिन हल्के साक्ष्य नहीं मिले हैं, क्योंकि हल्के साक्ष्य जो है वो बनावली से मिले हैं, हरियाणा से, उसके ऊपर आगे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से हल्की केवल और केवल रेखाएं मिली हैं। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। मकानों में दरारें हैं जो कि पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष होने की जानकारी देता है। सिलबट्टा, माप तौल का बाट है, पूजा की सामग्री है, तांबे के पशु हैं, अग्निवेदिकाएं हैं, तंदूर का चूल्हा है, शमशान स्थल है, ऊंट की अस्थियां हैं। ईरान से संबंध दर्शाता आपका तंदूर का चूल्हा। मेसोपोटामिया, इराक की बेलनाकार मोहर यहाँ से मिली है। एक मोहर है जिसके ऊपर 2 पुरुषों को भाला लिए हुए दर्शाया गया है, जिसके मध्य में एक महिला खड़ी है। इस प्रकार का अवशेष कहाँ से मिला है, तो ये अवशेष आपका कालीबंगा से मिला है। व्याघ्र का अंकन वाली एक मोहर मिली है, जिसकी एक तरफ एक महिला है और दूसरी तरफ व्याघ्र यानी चित्ता का अंकन उस मोहर के ऊपर किया गया है। सूती कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा मिला है कालीबंगा से। नगरीय सभ्यता है, कच्ची ईंटों से बने मकान मिले हैं। नालियां हैं वो लकड़ी की बनी हुई मिली है। उसके बाद में आगे अपने बात की थी धार्मिक जीवन, तो इसमें देखिए आयताकार चबूतरे के ऊपर 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, ठीक है। किसी भी देवी देवता की मूर्ति कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है, केवल और केवल मोहरों के ऊपर अंकन मिला है, ठीक है।
कुत्ता इनका प्रिय जानवर था। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। छछिद्र से युक्त एक खोपड़ी मिली है, इसमें हाइड्रोसप्लीज रोग होने की जानकारी मिली है। शमशान स्थल में शव को दफनाने की 3 जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें पहले आपकी आयताकार अंडाकार प्रणाली, दूसरी वर्ताकार और तीसरी आपकी आयताकार अंडाकार वर्ताकार प्रणाली। इस तरीके से तांबे के आभूषण वगैरह रखे जाते थे। तो ये कालीबंगा सभ्यता के बारे में कंप्लीट अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन आहट सभ्यता के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में गणेश्वर सभ्यता के बारे में, और बाद में विराट सभ्यता के बारे में बात करेंगे। और आपकी राजस्थान की जो सभ्यताएं, जो मोस्ट ऑफ द 4 सभ्यताएं जहां से एग्जाम क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को हो सके उतना आप शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलेगा। आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तभी अपन वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। तो इतना तो आप कर ही सकते। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के ऊपर जरूर देना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कालीबंगा सभ्यता से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं वो सारे क्लियर हो चुके हैं या फिर नहीं। धन्यवाद।